जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों, हम लोग लेके आ गए हैं जीएस के लिए एक और वीडियो। तो आप सभी साथी तैयार हो जाएं और पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज का जो सीरीज़ है ये फटाफट वाला सीरीज है। इसमें आप सभी साथी को फटाफट जवाब देना है और अपना अंत में स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले सवाल से। ये रहा आपके सामने में आज के फटाफट सीरीज़ का पहला सवाल। चलिए साथियों, जवाब दीजिए और ध्यान से कि अंत में आप लोगों को बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ साथियों। चलिए ये रहा पहला सवाल। देखिए कि किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। बताइए, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के काल में लगाया गया था। क्या साथियों आपका लॉर्ड वेलेस्ली था, या फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, या फिर लॉर्ड कैनिंग के समय में। आप लोग फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो देखिए पहला जो सवाल है, इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। किसकी मदद से? तो राजा राम मोहन रॉय की मदद से इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा पर बैन लगाया था। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए पहले सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन सी। अपना स्कोर आप लोग काउंट करना शुरू कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं फटाफट एक के बाद दूसरे सवाल की ओर। ये रहा दूसरा सवाल। देखिए जवाब दीजिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। बताइए साथियों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? क्या वो अपना बिहार राज्य, या फिर राजस्थान से, या फिर उत्तर प्रदेश से, या फिर साथियों गुजरात से? तो फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो साथियों देखिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को फटाफट लगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें, अंत में आपको बताना है साथियों। देखिए इससे क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है अब तक। चलिए दो के बाद बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। ये रहा तीसरा सवाल आज के सेशन का कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था? क्या वो आपका नेहरू जी ने कहा था, या फिर अंबेडकर साहब, या फिर नंदा, या फिर थरू? साथियों जवाब दीजिए कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को आत्मा कहा था। तो देखिए आप सबको पता है और बहुत इंपॉर्टेंट वाला सवाल है ये आपका। किसने कहा था साथियों? ध्यान रखिएगा, ये आपका अंबेडकर साहब। किसने? अंबेडकर साहब ने कहा था। किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। यानी सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीन के बाद चौथा प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा चौथा सवाल आपके सामने में कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। तो कहाँ की थी आपको बताना है। क्या बर्मा में की थी, या फिर सिंगापुर में, या फिर जर्मनी में, या फिर साथियों जापान में? बताइए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए और फटाफट आगे बढ़ते रहें। तो देखिए साथियों, ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ना कहाँ पे? सिंगापुर। कहाँ पे? सिंगापुर में की थी। यानी 4 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 के बाद पांचवा प्रश्न की ओर। ये रहा पांचवा सवाल आपके सामने में। जवाब दीजिए कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? क्या 1971 में पोखरण में, या फिर 1974 में पोखरण में, या फिर साथ ही 1998 में चंदीपुर में, या फिर 1999 में श्रीहरिकोटा में? बताइए साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कहाँ पे? पोखरण में। कहाँ साथियों? 1974 में पोखरण में हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 5 के बाद बढ़ते हैं इसी तरह से फटाफट, क्योंकि आज है साथियों फटाफट रिवीजन। इसमें हम लोग कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, इसमें हम लोग फटाफट देखेंगे कि हमारी तैयारी कैसी है। चलिए छठा प्रश्न कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। बताइए दूध उसका पीएच मान कितना होता है?
क्या 5.0, 6.6, 7.5 या फिर 8.0? फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि दूध का पीएच मान कितना होता है। फटाफट बताइए साथियों। देखिए पीएच मान से ना आपके एग्जाम में हमेशा सवाल देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा साथियों। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सब जो पीएच मान है उसको भी याद रखिएगा। तो देखिए दूध का जो पीएच मान होता है ना वो आपका 6.6 होता है। कितना? 6.6 होता है। यानी 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों 6 के बाद बढ़ेंगे 7वां प्रश्न की ओर। ये रहा 7वां सवाल आपके सामने में। जवाब दीजिए कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। बताइए प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? क्या वो आपका जल में होगा, कांच में होगा, या फिर वायु में होगा, या निर्वात में होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होगा। तो ध्यान रखिएगा प्रकाश बोला है, और प्रकाश का वेग ना साथियों सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। कितना? किस में होता है? निर्वात में होता है। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा 8वां सवाल आपके सामने में कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। बताइए रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? क्या विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। अगर देखिए धातु की बात करता ना साथियों तो धातु कौन सा हो जाता? कैल्शियम हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या बोला? विटामिन बोला है, तो देखिए विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। और साथ साथ में आप धातु भी ध्यान रखिएगा जो क्या करता है आपका रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। यानी 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 8 के बाद बढ़ेंगे 9वां प्रश्न की ओर। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, अंत में हर हाल में आप लोगों को बताना है। चलिए साथियों ये रहा 9वां सवाल कि डीएनए की खोज किसने की थी। बताइए डीएनए की खोज किसने की थी? क्या डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी, या फिर न्यूटन साहब किए थे, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, या फिर चार्ल्स डार्विन? बताइए डीएनए की खोज किसने की थी? तो साथियों देखिए डीएनए का खोज ना इस सवाल पर ना अभी वो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि देखिए वाटसन और क्रिक हालांकि इस सवाल का जवाब होगा, लेकिन वाटसन और क्रिक ने साथियों ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। इस बात को आप जानते हैं। और देखिए डीएनए का खोज लेकिन यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर? वाटसन और क्रिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 9 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9 के बाद बढ़ते हैं 10वां सवाल की ओर। ये रहा 10वां सवाल आपके सामने में। जवाब दीजिए कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए जल का घनत्व अधिकतम किस में होगा? क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, या 4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर? साथियों जवाब दीजिए कि जल का घनत्व अधिकतम किस में होगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा जल का जो घनत्व होता है ना साथियों वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? 4 डिग्री सेल्सियस। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जल का अगर बॉइलिंग पॉइंट आपको पूछ दे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। तो देखिए 10 सवाल हम लोग देख लिए आज के सेशन में। 10 में से आपका कितना स्कोर हो रहा है? बस इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट, क्योंकि आज के सेशन में ना हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को लेके आए हैं साथियों। चलिए 10 के बाद बढ़ते 11वां प्रश्न। जवाब दीजिए आप लोग। हालांकि बहुत आसान सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या 1885, 1857, 1905 या 1920? साथियों देखिए आज अगर ना फटाफट रिवीजन नहीं होता तो आपको 1885 के बारे में पूरा डिटेल बता देते, 1857 का विद्रोह बता देते आपको, 1905 का आपका बारे में बता देते, और 1920 का जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था साथियों, सारी बातों को आप लोग एक ही क्वेश्चन में बता देते। लेकिन आज सुपर फर्स्ट रिवीजन है। बस आज आप लोग को फटाफट जवाब देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बता दीजिए। तो साथियों देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब? 1885 में। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आपको बताना है साथियों तो बता दीजिए कि 1905 में क्या हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 11 के बाद बढ़ते हैं 12वां सवाल की ओर। ये रहा 12वां सवाल। क्या है पढ़िएगा आप लोग कि डोभाल डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है। बताइए डोभाल डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है? क्या विदेश नीति से है, या आंतरिक सुरक्षा से है, या शिक्षा नीति से है, या विज्ञान नीति से है? 12 नंबर सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि साथियों डोभाल डॉक्ट्रिन किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा जो डोभाल डॉक्ट्रिन है ना वो आपका आंतरिक सुरक्षा से, किससे? आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। यानी 12 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए 12 के बाद बढ़ते हैं धीरे धीरे से 13वां प्रश्न की ओर। ये रहा 13वां सवाल आपके सामने में। जवाब दीजिए आप लोग
कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया, किस भारतीय शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए, किस भारतीय शासक को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? क्या आपका समुद्रगुप्त को, या फिर हर्षवर्धन को, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या फिर बिंदुसार को? साथियों जवाब दीजिए कि किस भारतीय शासक को ना नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। कौन? समुद्रगुप्त जो है इसको क्या बोला था? नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 के बाद बढ़ते हैं धीरे धीरे से 14वां प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा 14वां प्रश्न कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? क्या हम लोग 5 जून को मनाते हैं, या 22 अप्रैल को, या 16 सितंबर को, या 21 मार्च को? बताइए साथियों पृथ्वी दिवस किस दिन मनाते हैं? तो देखिए 5 जून के बारे में आप सबको पता है। देखिए पृथ्वी दिवस ना साथियों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 16 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ेंगे, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर को काउंट करते चले क्योंकि अंत में आपको बताना है साथियों। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15वां सवाल की ओर। ये रहा 15वां सवाल आपके सामने में आज के सेशन का कि किस राज्य को भारत का मसाले का कटोरा, भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? बताइए किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा कहा जाता है? क्या केरल को, या फिर गुजरात को, या फिर मध्य प्रदेश को, या फिर साथियों सिक्किम को? तो देखिए मसालों का कटोरा अगर बोलेगा तो आपको क्या हो जाएगा साथियों? केरल हो जाएगा। कौन? केरल को ना मसालों का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 15 के बाद बढ़ते हैं 16वां सवाल की ओर। ये रहा साथियों 16वां सवाल। जवाब दीजिए कि हीमोग्लोबिन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? बताइए हीमोग्लोबिन जो है ये शरीर के किस अंग में पाया जाता है? क्या मांसपेशी में, या फिर हृदय में, या रक्त में, या त्वचा में? तो साथियों हीमोग्लोबिन जो है इसमें आपका कौन सा तत्व पाया जाता है? Fe पाया जाता है। और ये साथियों हीमोग्लोबिन शरीर के किस अंग में, अगर अंग की बात बोले तो आपका रक्त में पाया जाता है। किसमें? रक्त में पाया जाता है। और उसी की मौजूदगी के कारण खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अपना स्कोर काउंट करते चले। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं 17वां प्रश्न। ये रहा 17वां सवाल। जवाब दीजिए कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे अधिक गति से यात्रा करती है? देखिए ध्वनि तरंगें बोला है साथियों। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे अधिक गति से यात्रा करती है? क्या वो आपका ठोस माध्यम में, या द्रव माध्यम में, या गैस माध्यम में, या निर्वात में? तो साथियों देखिए ध्वनि तरंग की बात बोला है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको प्रकाश तरंग नहीं समझना है। आपको चुंबकीय तरंग नहीं समझना है। आपको ध्वनि तरंग की बात बोला है। और ध्वनि तरंग ना साथियों सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 के बाद 18वां सवाल की ओर। 18वां सवाल देखिए कि एक ओम का नियम क्या दर्शाता है? साथियों आपको सवाल पूछता है कि ओम का नियम क्या दर्शाता है, या फिर कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा ओम का नियम है। तो साथियों क्या आपका V = IR हो जाएगा, या फिर F = MA हो जाएगा, या फिर साथियों P = IB हो जाएगा, या फिर E = MC² हो जाएगा। देखिए अगर आपका अगर बताना हो तो सारी बातों को एक एक करके बारीकी से इतना बताया जाए कि साथियों वक्त पड़ जाएगा। लेकिन आज हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। इसमें हम लोग अपना स्कोर देखेंगे, अपनी तैयारी को नोट करेंगे। इसीलिए बताइए फटाफट कि एक ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? V = IR हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? ओम का नियम इसी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप साथियों। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 18 के बाद बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की ओर। ये रहा 19वां सवाल आपके सामने में। जवाब दीजिए कि अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये किस पर आधारित है? बताइए। देखिए अपवर्तन के कारण ना तारे टिमटिमाते हैं, ये किस पर आधारित है? क्या वायु के ताप या घनत्व में परिवर्तन पर, या फिर गुरुत्व बल, या फिर साथ ही अपवर्तन पर, या फिर परावर्तन पर? तो 19 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि अपवर्तन के कारण ना तारे टिमटिमाते हैं, ये किस पर आधारित है? तो ये आपका आधारित हो जाएगा अपवर्तन पर। किस पर साथियों? अपवर्तन पर आधारित हो जाएगा। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 19 के बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग 20वां प्रश्न की ओर। ये रहा 20वां सवाल।
कि कौन सा हार्मोन लड़कियों में स्तनों का विकास करता है। बताइए साथियों, कौन सा हार्मोन लड़कियों में स्तनों का विकास करता है। क्या आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर इंसुलिन हार्मोन, या एस्ट्रोजन हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन। यानी 20 नंबर सवाल का अगर आप लोग जवाब देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा साथियों, यानी लड़कियों में बोला है तो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाएगा साथियों, आपका लड़कियों में हो जाएगा। और देखिए टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, कभी सीधे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो साथियों 20 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा, जब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग आधा सवाल देख लिए, चलिए अब आधा के बाद बढ़ते हैं, अब 20 के बाद बढ़ते हैं 21वां प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों 21वां सवाल, आपके सामने में जवाब दीजिए कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। बताइए अनुच्छेद जो 370 है वो किस राज्य से संबंधित था। क्या आपका मणिपुर, या फिर जम्मू कश्मीर, या फिर असम, या फिर सिक्किम। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में ना जो अनुच्छेद 370 है वो आपका किस राज्य से संबंधित, तो आपका अनुच्छेद 370 किससे, जम्मू कश्मीर। किससे साथियों, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 के बाद 22वां प्रश्न की ओर। ये रहा 22वां सवाल कि केशव नंद भारती केस किससे संबंधित है। बताइए केशव नंद भारती केस किससे संबंधित है। क्या आपका मूल अधिकार से संबंधित है, या संसद की शक्ति से संबंधित है, या संविधान की मूल संरचना से संबंधित है, या फिर संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। साथियों बताइए केशव नंद भारती केस किससे संबंधित है। इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। किससे, संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। आपका जब भी पूछे कि केशव नंद भारती केस किससे संबंधित है तो वो संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न की ओर। साथियों 23वां सवाल देखिए कि किस मुगल सम्राट ने पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीन ए इलाही की शुरुआत की। बताइए दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। क्या बाबर ने की थी, अकबर ने की थी, शाहजहां ने की थी, औरंगजेब ने की थी। बताइए साथियों 23 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि देखिए दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी, तो आपका कौन, अकबर ने की थी। किसने, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे से 23 के बाद 24वां प्रश्न की ओर। ये रहा 24वां प्रश्न, जवाब दीजिए कि भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ था। भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ था। शायद ये वाला सवाल शायद साथियों रिपीटेड है, खैर कोई बात नहीं। बताइए फिर भी आप लोग कि भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ था, क्या वो आपका महाराष्ट्र था, या फिर बिहार था, या राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश। तो साथियों ध्यान रखिएगा वो आपका कौन सा, राजस्थान था। और कब, तो 1959। कब साथियों, 1959। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 24 के बाद बढ़ते हैं धीरे धीरे से 25वां प्रश्न की ओर। ये रहा 25वां सवाल, जवाब दीजिए आप लोग कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। भूदान आंदोलन किसने चलाया था। क्या जयप्रकाश नारायण ने, या महात्मा गांधी ने, या विनोबा भावे ने, या फिर बाबा आमटे ने। साथियों जवाब दीजिए कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था। तो देखिए भूदान आंदोलन जो है साथियों इसको कौन चलाया था, तो विनोबा भावे ने। किसने, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 25 के बाद बढ़ेंगे 26वां प्रश्न। बताइए 26वां प्रश्न कि मानव शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। बताइए मानव शरीर में जो यूरिया बनता है वो किस अंग में बनता है साथियों। क्या वो आपका फेफड़े में बनता है, या लीवर में बनता है, या किडनी में बनता है, या छोटी आंत में बनता है। फटाफट 26 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि मानव शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो देखिए मानव शरीर में यूरिया जो साथियों ये आपका लीवर में बनता है। किसमें, लीवर में बनता है। यानी 26 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 26 के बाद 27वां प्रश्न की ओर। फटाफट जवाब दीजिए कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। बताइए साथियों कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। तो देखिए कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका पेट में पाया जाता है, जिसको अमाशय बोलते हैं। यानी अमाशय में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। चलिए 27 के बाद बढ़ते हैं इसी तरह से 28वां प्रश्न की ओर। ये रहा 28वां सवाल,
जवाब दीजिए कि ट्रांसफॉर्मर जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, बताइए। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या अस्थायी चुंबकत्व के सिद्धांत पर, या फिर फेरेडे का प्रेरण नियम पर, या फिर ओम का नियम पर, या फिर साथियों प्रतिरोध का नियम पर? बताइए ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए साथियों ट्रांसफॉर्मर जो है ना ये आपका फेरेडे का प्रेरण नियम पर कार्य करता है। किसका? फेरेडे का प्रेरण नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 28 के बाद 29वां प्रश्न की ओर। ये रहा 29वां सवाल। जवाब दीजिए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए। डीएनए जो आपका आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, जो माता पिता के गुण को बच्चों में लाता है, उसका पूरा नाम क्या है? क्या डाई नाइट्रिक अम्ल, या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, या फिर डाई ट्राइक्लिक अम्ल, या फिर डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड? तो साथियों देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे इसी तरह से 29 के बाद 30वां प्रश्न की ओर। जवाब दीजिए कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? देखिए बिजली का बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना साथियों, वो किस धातु का बना होता है? क्या वो आपका लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का, या फिर एल्यूमिनियम का? तो ध्यान रखिएगा बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ना वो आपका टंगस्टन धातु का, किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। यानी 30 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 30 के बाद 31वां प्रश्न की ओर। ये रहा 31 यानी 31वां प्रश्न आपके सामने में। जवाब दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाई थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने बनाई? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, या फिर पिंगली वेंकैया ने बनाई, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने बनाई, या फिर साथियों मदन मोहन मालवीय ने बनाई? बताइए भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है साथियों उसका डिज़ाइन किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा उसका डिज़ाइन बनाने का काम आपका किया था पिंगली वेंकैया। कौन साथियों? पिंगली वेंकैया किया था। यानी 31 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आप लोग अपना स्कोर काउंट करते हुए चलें क्योंकि हम लोग ना अंत की ओर बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे से। चलिए 31 के बाद बढ़ते 32वां प्रश्न। बताइए 32वां प्रश्न कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बताइए संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो किससे संबंधित है? क्या वो आपका नागरिकता से संबंधित है, या आपातकाल से संबंधित है, या फिर संविधान संशोधन से संबंधित है, या फिर न्यायपालिका से संबंधित है? साथियों बताइए कि संविधान का जो अनुच्छेद 368 है ना वो किससे संबंधित है? 32 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। आप लोगों के जवाब का हम इंतजार में बैठे हैं, फटाफट जवाब दीजिए साथियों। तो देखिए जो आपका अनुच्छेद 368 है ना साथियों, ये अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आपका संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी आपका 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 32 के बाद 33वां प्रश्न की ओर। बताइए 33वां सवाल आप लोग जवाब दीजिए। 33वां सवाल का जवाब दीजिए कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्या 1950 में हुई थी, 1951 में हुई थी, 1947 में, या 1949 में? तो बताइए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो 33 नंबर का ध्यान रखिएगा। 33 नंबर जो सवाल है इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 1950 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों आपको ये भी बताना है कि योजना आयोग के बदले में ना अभी कौन सा आयोग आया है और उसका स्थापना कब हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में प्यार से बताना है कि योजना आयोग के बदले में भी कौन सा आयोग चल रहा है। चलिए साथियों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 के बाद बढ़ेंगे 34वां प्रश्न की ओर। ये रहा 34वां सवाल। बस इसके बाद कुछ ही सवाल बचे हैं साथियों। क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है? बताइए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है? क्या रोजगार से है, शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, या फिर महिला सशक्तिकरण से है? तो 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये आपका किससे संबंधित होगा साथियों? ये रोजगार से संबंधित है। किससे? रोजगार से संबंधित है। यानी 34 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे 34 के बाद 35वां प्रश्न। ये रहा 35वां सवाल। जवाब दीजिए कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? बताइए भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? क्या भास्कर था, या रोहिणी, या फिर आर्यभट्ट, या फिर इनसैट? तो बताइए साथियों भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था साथियों वो था आपका आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 35 के बाद 36वां प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न बताइए
कि मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। बताइए मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ होती है। क्या वो आमाशय में होती है, लीवर में होती है, मुंह में होती है, बड़ी आंत में होती है। तो साथियों देखिए यहाँ पे पूछा था शुरू कहाँ होती है, लेकिन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि पाचन की प्रक्रिया अंत बोले तो यानी कंप्लीट कहाँ होती है, तो वह कंप्लीट होती है साथियों छोटी आंत में। लेकिन अगर शुरू बोला है तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या, मुंह हो जाएगा, यानी मुंह में पाचन की क्रिया शुरू होती है। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 36 के बाद बढ़ते हैं 37वां सवाल की ओर। बताइए 37 सवाल कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। यानी एकमात्र धातु है जो आपका तरल अवस्था में पाया जाता है साथियों, और वो कोई और नहीं, क्या एल्युमिनियम है या सोना है या पारा है या लोहा है। तो देखिए एकमात्र आपका धातु है जो आपका तरल अवस्था में पाया जाता है, वो आपका कौन है साथियों, पारा है। आप ध्यान रखिए कौन, पारा जो है ये एकमात्र धातु है जो आपका तरल अवस्था में पाया जाता है और इसका परमाणु संख्या 80 होता है। चलिए 37 के बाद बढ़ेंगे 38वां प्रश्न की ओर। देखिए 38वां प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्या समय की है, ऊर्जा की है, दूरी की है या चमक की है। साथियों जवाब दीजिए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष है ना साथियों, वो आपका किसका हो जाएगा, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का इकाई हो जाएगा। किसका, दूरी का इकाई हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 38 के बाद 39वां प्रश्न की ओर। देखिए 39वां प्रश्न देखिए कि बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है। बताइए अब देखिए कुछ देर पहले सवाल था कि बल्ब में फिलामेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो टंगस्टन का। अब सवाल क्या है कि टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है। क्या टंगस्टन सस्ता होता है या फिर ज़्यादा चमक देता है या फिर टंगस्टन उच्च गलनांक होता है या फिर हल्का होता है। तो ध्यान रखिएगा फिलामेंट में ना टंगस्टन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि साथ ही उसका ना गलनांक ना उच्च होता है, उसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है, लगभग आपका 5000 सेल्सियस से भी अधिक होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 39 के बाद 40वां प्रश्न की ओर और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। एक ऑप्शन इस पर भाग गया, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन उस पर चले गया साथियों, घबराना नहीं है। देखिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, आप लोग जवाब दीजिए कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। बताइए रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, क्या रदरफोर्ड ने की थी या बैकरल ने की थी या मैडम क्यूरी ने, या ऑप्शन जो डी में है ना साथियों उस पर आपका डाल्टन है। कौन है, जॉन डाल्टन। अब आप बताइए कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखिएगा कि रेडियोधर्मिता ना साथियों इसकी खोज किसने, तो बैकरल ने की थी। किसने, बैकरल ने की थी। और साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए ये था अंतिम प्रश्न और कुल कितना प्रश्न था साथियों, 40 प्रश्न। 40 में से आपका कितना स्कोर हुआ अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं, सारे साथी बताएं, चाहे आपका ज़्यादा हो तब भी बताएं, कम आए तब भी बताएं साथियों। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलिए इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय